साथ जुड़ रहे हैं अम्बेडकर नगर से। नरेंद्र, क्या जानकारी इस समय मतदान को लेकर के? देखिए, अम्बेडकर नगर में सुबह से ही लंबी कतारें देखी जा रही हैं और पूरे उत्साह के साथ लोग मतदान कर रहे हैं। और आपको ये दिखाता हूं कि अम्बेडकर नगर के बूथों पर इस तरीके से आपको कतारें दिखेंगी। बड़ी संख्या में लोग निकल कर वोटिंग कर रहे हैं। अम्बेडकर नगर में अगर पिछले रिकॉर्ड की बात की जाए तो पहले भी 75% से एबव ही वोटिंग होती है और इस बार भी उम्मीद की जा रही है कि 65% से ज़्यादा की वोटिंग यहाँ पर होगी। तमाम प्रत्याशियों से, वोटरों से हमारी बातें हुई हैं और सभी इस बात का दावा कर रहे हैं कि अम्बेडकर नगर में बम्पर वोटिंग होगी। सुबह से ही लोग घरों से निकल रहे हैं। अम्बेडकर नगर में 5 विधानसभा सीटें हैं और जहाँ पर लगातार मतदान चल रहा है। अगर यहाँ पर कद्दावर नेताओं की बात की जाए तो कटेरी विधानसभा से पूर्व मंत्री लालजी वर्मा चुनाव लड़ रहे हैं, जो पहले बीएसपी में थे लेकिन इस बार वो समाजवादी पार्टी से हैं। और रामचल राजभर अकबरपुर विधानसभा सीट से हैं, वो भी बीएसपी में मंत्री रहे हैं, बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे, लेकिन इस बार वो साइकिल पर सवारी किए हैं। तो 2 बड़े कद्दावर नेता हैं। साथ ही जलालपुर विधानसभा सीट की बात की जाए तो वहां पर भी राकेश पांडे चुनाव लड़ रहे हैं और सुभाष राय प्रत्याशी हैं बीजेपी के। इस तरीके से आलापुर विधानसभा सीटें हैं। तो सभी 5 सीटों पर कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। अम्बेडकर नगर में त्रिकोणीय मुकाबले कई सीटों पर दिखाई पड़ रहे हैं। तो वोट परसेंट भी यहाँ पर काफ़ी होता है। अगर समस्याओं की यहाँ पर बात की जाए, मुद्दों की बात की जाए तो टांडा बुनकर नगरी कही जाती है। टेक्सटाइल का एक बड़ा उद्योग है और 75 से 80% की आबादी खेती किसानी से जुड़ी हुई है। तो निश्चित तौर पर किसानों की समस्याएं भी सामने होंगी और बेरोजगारी भी एक बड़ा मुद्दा है। 25 लाख से ज़्यादा की यहाँ की आबादी है। तो एक बड़े एरिया और कृषि प्रधान क्षेत्र ये अम्बेडकर नगर जिला है, जहां पर लोग निकल कर वोटिंग कर रहे हैं। 5 विधानसभा सीटों पर लगातार यहां मतदान देखने को मिल रहा है। जी चलिए नरेंद्र, फिलहाल के लिए शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस बातचीत के लिए। और बस्ती का रुख कर लेते हैं। बस्ती से हमारे साथ हमारे सहयोगी राघवेंद्र जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र, क्या जानकारी है बस्ती में समय मतदान को लेकर के? बिल्कुल, देखिए आयुष, 5 विधानसभाएं हैं बस्ती जनपद में और इन सभी विधानसभाओं पर लोग अलग अलग तरह से अलग अलग मुद्दों पर वोट कर रहे हैं। कोई राम मंदिर, भैया आपसे हम समझेंगे, आज वोट डालने आप आए हैं। हम आपसे ये नहीं पूछेंगे कि आप वोट किसको करेंगे, लेकिन आखिर वह मुद्दा क्या होंगे, किन मुद्दों पर आप? अरे मुद्दा ना पूछा जाए, वोट डालेंगे। पहले वोट डालेंगे, इसके बाद जो है बताएंगे कि आखिर इनका मुद्दा क्या है। कुल मिलाकर अभी जहां एक तरफ आयुष लोग राम मंदिर के नाम पर भी बात कर रहे हैं, विकास के नाम पर भी बात कर रहे हैं, किसानों के तमाम सारी समस्याएं हैं, उन मुद्दों पर भी लोग बात कर रहे हैं। एक तबका ऐसा भी, चूंकि मैं ग्रामीण क्षेत्र में इस समय मौजूद हूं और इस गांव के लोगों ने भी अभी मुझसे कुछ देर पहले कहा कि मेरे खेत की माटी से पलता है तेरे शहर का पेट, मेरा नादान अब भी उलझा है सरकारी किस्तों में। तो वह तमाम सारी बातें हैं जो लोग अपने गांव में लाना चाहते हैं, अपने गांव की बातों को सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं और सरकार के माध्यम से अपने गांव के विकास को भी देखना चाहते हैं। तो ऐसे भी लोग हैं जो उन तमाम सारे मुद्दों पर वोट देकर के आ रहे हैं। आपने वोट दिया है क्या? नहीं, वोट लाइन में लगे हुए हैं वोट देने के लिए। लगे हुए हैं। क्या मुद्दे हैं आपके, किन मुद्दों पर आप वोट करेंगे? मुद्दा यही है कि विकास करेंगे अखिलेश यादव जी। हाँ, यानी आप नई सरकार चाहते हैं? बिल्कुल नई सरकार चाहते हैं, क्योंकि बीजेपी कुछ दिख नहीं रहा कि कुछ काम किया। इतने ब्राह्मणों की हत्या करवा दिया है कि इससे ऐसा अनुभव होता है कि यहाँ जो है जातिवाद चल रहा है। लेकिन कई बार सरकार ने यह कहा कि हमने गुंडा तंत्र को खत्म किया। जी, कई बार सरकार ने कहा है कि गुंडा तंत्र हमने खत्म किया। नहीं, ऐसा कुछ तो हमें दिख नहीं रहा है कि गुंडा तंत्र खत्म हुआ। दादा, आपसे पूछेंगे आज आप किन मुद्दों पर वोट करने जा रहे हैं? किनारे आ जाएं, किनारे आ जाएं। क्या मुद्दे हैं, क्या सोच करके निकले हैं घर से? हम तो मोदी का। अच्छा, नाश्ता पानी किए? नाश्ता किए सुबह? यानी पहले जलपान फिर मतदान? तो पहले जलपान करके आए हुए हैं। राघवेंद्र, आपके पास वापस लौटूंगा, कुछ और लोगों से भी आप बातचीत करिएगा और इन सारी बातों को हम लोग और आगे बढ़ाएंगे, दर्शकों तक पहुंचाएंगे। लेकिन अब वरिष्ठ पत्रकार का भी रुख कर लेते हैं। अरविंद विद्रोही जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरविंद जी, बहुत स्वागत है आपका। अरविंद जी, किस तरह से देख रहे हो, और अभी आप भी सुन रहे होंगे कि देखिए जो वोटर्स हैं या तो कुछ बोलने को तैयार नहीं है, जो है वो बड़ा वोकल है, खुलकर भी बोल रहा है। अभी तो स्क्रीन पर भी आपने देखा होगा कि कैसे कह रहे हैं कि हम तो अखिलेश यादव को वोट देने जा रहे हैं। क्या आपको इस बार नजर आ रहा है, क्या लग रहा है कि ग्राउंड के ऊपर इस समय जो स्थितियां हैं वो वाकई में बड़ी टफ हैं या चैलेंजिंग हैं, या फिर आपको लग रहा है कि नहीं बहुत ज्यादा हर्डल्स नहीं है? ये जरूर है कि 17 से थोड़ा परिदृश्य या तस्वीरें बदलती हुई आपको दिखती हैं।
अरविंद जी, आपका रिएक्शन चाहता हूं मैं। आयुष जी, जो मुखरित व्यक्ति होता है वो अपनी जो उसके मन की बात होती है उसको खुल के कहता है, चाहे वो वोटर हो या घर में हो या नौकरी में हो। लेकिन मुखरित आप अपने इर्द गिर्द देखेंगे, परिवार में देखेंगे, समाज में देखेंगे तो मुखरित लोगों की संख्या बहुत कम होती है जी। उनकी आवाज तो ज्यादा होती है, उनकी आवाज हमारे कानों में ज्यादा पड़ती है, लेकिन बहुमत जो है का फैसला हमेशा जो है जो चुप रहते हैं, चुप्पी साधे रहते हैं, वो करते हैं। उसमें से वो स्वर भी होता है जो मुखरित स्वर के साथ मिला रहता है या उससे विपरीत होता है। तो अभी चुनाव में जो भी बात आ रही है, जैसे बेरोजगारी पर और महंगाई के सवाल पर लोग अखिलेश यादव को और सपा को चाहते हैं, लेकिन जब बात कानून व्यवस्था की होती है, डेवलपमेंट की होती है, सुरक्षा की होती है और राहत की होती है, राहत से मेरा मतलब है कोविड वैक्सीन लगना और जो लगातार अन्न दिया गया, तो पल्ला भारी हो जाता है भारतीय जनता पार्टी का। चौथे चरण के बाद एक बहुत बड़ी बात हुई है, वो बात हुई है भगवा पर टिप्पणी। जी जी। वो अगर मेरा स्पष्ट मानना, मैं लगातार कह रहा हूं कि अगर 5वें, 6ठे और 7वें चरण में समाजवादी पार्टी को, उसके गठबंधन को उसकी जो उसको उम्मीद है उससे कम सीट मिलती है, तो उनको ये स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि हमारा नुकसान हुआ तो सनातन के भगवा पर प्रतिकूल टिप्पणी के कारण। और पहले दूसरे चरण में भारतीय जनता पार्टी जितना अपना आकलन कर रही कि कम से कम को मिलेगा, अगर उसको नहीं मिलता है तो स्पष्ट ये समझा जाएगा कि किसान, जो नाराज किसान था, आंदोलनरत किसान था, उसका पलड़ा भारी रहा। जी अरविंद जी, एक चीज और मैं चाहूंगा, आप अपना आकलन इसके साथ और जोड़िएगा। देखिए, आपने कहा कि देखिए वोकल, चूंकि जो हम लोग देख रहे हैं या जो लोग बोलते हैं कैमरे के आगे आकर के भी जो बोलते हैं, उससे हम लोग एक आइडिया लगाते हैं और एक परसेप्शन बनता है कि हाँ, जो मतदाता का मूड है वो क्या है, क्योंकि जो बोल रहा है उसी का हम लोग आकलन करेंगे। दूसरा इसमें साथ जुड़ा हुआ सवाल यह है, क्योंकि आपने कहा कि वोकल जो होते हैं वो बड़े कम संख्या या लिमिटेड होते हैं, लेकिन हाँ, उनकी जो बात होती है वो लगता है कि उसका बड़ा इंपैक्ट है। सबसे ज्यादा हम लोग देखते हैं कि मायावती का जो वोटर है वो वोकल नहीं होता है। मैं आपके पास आऊंगा। तो लगातार आप देख रहे हैं कि 10 जिलों की 57 सीटों पर वोटिंग चल रही है। कहीं कहीं से हालांकि ईवीएम को खराब होने की भी जानकारी है, लेकिन लोग सुबह से भारी संख्या में बाहर निकल रहे हैं और अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन इस समय ग्राउंड पर क्या इस समय स्थिति है, ये हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। और अब सीधे रुक कर लेते हैं, पंकज मंडल हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। पंकज, इस समय आपके पास क्या जानकारी है मतदान को लेकर के? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि बलरामपुर जिले के तुलसीपुर 291 विधानसभा में सुबह 7 बजे से वोटिंग मतदान आरंभ हो गया था, लेकिन जो रमय द्वीप पर जो लगभग 6 बूथ लगाए गए, बूथ संख्या 336 लगभग 1 घंटे तक खराब रही। आप देख सकते हैं हमारे पीछे की तस्वीर में, यहाँ पर लोग लाइन लगाकर यहाँ पर वोटिंग डालने की तैयारी में है। लोग यहाँ पर पंक्ति मार के बैठे हुए हैं, अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे। धीरे धीरे देर बढ़ती जा रही, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से लगातार सभी जिलों में, तमाम सारे जिलों में ईवीएम मशीन खराब होने की बात सामने आ रही है, उसी तरह किस छठे चरण में भी मशीन खराब हुई है। बहुत सोचने बात है, बहुत ही चिंताजनक बात है कि जिस तरह से लगातार चुनाव के लिए तमाम सारी तैयारियां की गई थी, तो तैयारियों की असलियत क्या है ये ठीक वोटिंग के समय में पता चलता है। आपको बता दें कि आप 5वें चरण में देख लीजिए, चौथे चरण में देख लीजिए, तीसरे चरण में, जितने भी चरण सब में लगभग मशीनें खराब हुई थी। तो आखिर में तैयारी की, क्या तैयारी की गई थी, क्या इन लोगों के रिहर्सल किए गए थे, क्या इन लोगों की ट्रेनिंग की गई थी? तो बहुत बड़ा सवाल है आखिर का कि जिस तरह से विधानसभा चुनाव में अगर इस तरह से मशीनें खराब हुई, वोट नहीं डाल पाते हैं। अब मान लीजिए कि अगर मशीन खराब हो रही, उससे पहले जो वोट डाला गया था, क्या उस वोट की गिनती हो पाएगी? क्या वो जो वोट डाले गए थे क्या वो सुरक्षित रहेगी? तो तमाम सारे ऐसे सवाल है। फिलहाल तुलसीपुर विधानसभा के रमय द्वीप पर बूथ संख्या जो 436 था, वो भी उसमें थोड़ी दिक्कतें आई थी, मशीन बदला गया था। जो मशीन खराब थी वो अपने साथ लेकर गए हैं। अब देखने वाली बात होगी क्या उस पर क्या आगे क्या कार्रवाई होती है या आगे किस तरह से होते हैं। फिलहाल वोट धीरे धीरे डाले जा रहे हैं। मशीन की दिक्कत की वजह से धीरे धीरे भीड़ बढ़ती जा रही है और इस भीड़ की वजह से जो वोटर्स है उनको दिक्कत आ रही है। देखिए, तमाम लोग अपने अपने सारे कागज लेके आ रहे हैं। कोई कह रहा है कि उनका नाम गायब है, तो कोई कह रहा है कि उनका नाम बदला गया है। तो तमाम सारी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। लेकिन सुरक्षा के दौर से देखिए तो सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर पूरी चकाचौंध है। सुरक्षा में कोई दिक्कत नहीं, शांतिपूर्ण ढंग से हो रहा है। बस दिक्कत केवल इस चीजें जो मशीन को लेकर है। अब मशीन देखिए सुबह शाम 6 बजे तक वोटिंग होना है, मतदान होना है।
अब ऐसे में बिल्कुल, और जाहिर बात है पंकज, इसका जो असर है वो वोटिंग पर भी देखने को मिलता है। जरूरत इस बात की है कि उसको तत्काल सही किया जाए, क्योंकि लोग भारी संख्या में बाहर निकल रहे हैं। अरविंद जी, मैं आपके पास आऊंगा, चूंकि जो सवाल मेरा था वो बड़ा महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि जो वोकल वोटर है वो तो बोल रहा है, और मायावती का वोटर हमेशा हम लोग ये मान के चलते हैं कि वो वोकल नहीं है, या तो वो कैमरे के सामने नहीं आता या वहां तक रीच होती नहीं। अगर वो साइलेंट है, और साइलेंट वोटर आपको अरविंद जी लग रहा है कि एक अच्छा रोल प्ले करता है हर बार के जो चुनाव है उसमें अपनी भूमिका को निभाने में, तो क्या आपको लग रहा है कि इस बार या तो अंडरमाइन किया जा रहा है बहुजन समाज पार्टी को, और अगर वहां पर वाकई में वोट नहीं जा रहा है तो वो वोट किसको पड़ रहा है, ये बहुत निर्णायक होने वाला है, इस पर भी फोकस करने की जरूरत है। अरविंद जी। जी आयुष जी, देखिए शुरू में तो बिल्कुल ही बसपा को माना जा रहा था कि वो लड़ नहीं रहे। उस समय भी मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था इसको संदर्भित करते हुए, और जब मायावती ने रैली शुरू की और पहला चरण हो गया, तब लोगों को समझ में आया कि मायावती क्या प्रभाव डालने जा रही है। पश्चिम उत्तर हरित प्रदेश में जब चुनाव नतीजे आएंगे तब मालूम चलेगा कि मायावती के जो कैंडिडेट्स थे उन्होंने चुनाव पर क्या असर डाला है। और तीसरे चरण के बाद, चौथे चरण के बाद तो खासकर समाजवादी पार्टी खुल के कहने लगी कि बसपा ने हमारा नुकसान किया है। वही भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री तक को आभास हो गया कि बसपा एक बड़ी ताकत के रूप में लड़ रही है। और ये अलग बात है कि उसके कितने प्रत्याशी जीतते हैं, लेकिन प्रत्याशी चयन जो उसका हुआ, खासकर आप जब चौथे चरण के बाद देखेंगे तो वो चौंकाने वाला हुआ। समाजवादी पार्टी के कद्दावर लोग, जब टिकट नहीं मिला, जो भारतीय जनता पार्टी से गए लोग हुए उनको टिकट मिला, तो वो उन्होंने बसपा की हाथी टिकट की सवारी कर ली, और वो सीधा असर डाल रहे हैं समाजवादी पार्टी के चुनाव पर। लेकिन उसमें जो माना जाता है कि बसपा का काडर वोट है, वो सीधा प्रभावित हुआ है कोविड-19 के संकट काल में केंद्र सरकार की और उत्तर प्रदेश की सरकार की नीतियों से। उसको आवाज भी मिला है और उसको राशन भी मिला। वैक्सीनेशन तो खैर सबका हुआ है। तो ये जो दलित समुदाय कहा जाता है, बसपा का वोट कहा जाता है, उसको जो बिना भेदभाव के, बिना परेशानी के लाभ मिला है, जो लाभार्थी समूह में, लाभार्थी वर्ग में तब्दील हो